जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है वो आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा बैच में। बैच के बारे में आपको जानकारी क्लास के लास्ट में देंगे। फिलहाल अभी आप लोग क्लास को कीजिए। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 12। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्र से? तो साहित्य का क्षेत्र, कला क्षेत्र, समाज सेवा या फिर विज्ञान क्षेत्र। ठीक है, इन 4 क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है। और इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 80(1) के तहत, यानी आर्टिकल नंबर 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का पूछे कि गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 3 अप्रैल को। यहाँ पर लिख देते हैं 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो साथियों, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसका कार्यकाल जो है अनिश्चित काल के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो ये 6 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वासित होते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य में से 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं, पद को छोड़ते हैं और 1/3 नए सदस्य राज्यसभा में भरे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में कितने सदस्य खाली होते हैं, तो 1/3 खाली होते हैं और 1/3 नया फिर भरा जाता है। तो याद रखिएगा, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का। अच्छा, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अवधि पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जो भी हम आपको अनुच्छेद बताएंगे उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अनुच्छेद जो है अक्सर याद नहीं होता है और एग्जाम में अनुच्छेद अवश्य पूछा जाता है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। साथ में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। साथ में याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका भी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री की बात करें तो GST परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित रखता है?
और साथियों जैसे कि हमने आपको बताया ये पॉलिटी का आज आपका 8वां क्लास चल रहा है। इससे पहले ज्योग्राफी में आपका टोटल 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है। साइंस में लगभग 17 से 18 क्लास फुल डिस्कशन के साथ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित रखता है? तो यह है अनुच्छेद 17। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर सामूहिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कोई व्यक्ति अपने आप को राजा महाराजा घोषित नहीं कर सकता है। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चलता है। तो बैच के बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो को अभी ध्यान से देखिए और जो पीछे हमने नंबर लिखा है इस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में मंत्री परिषद जो है राज्यसभा नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन गलत है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति तभी तक बना रह सकता है जब तक लोकसभा में उसका विश्वास मत रहता है। तो विश्वास मत को राज्यसभा में नहीं लोकसभा में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन भी आपका गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। हमने आपको पढ़ाया था कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो बचा आपका सी ऑप्शन, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। यानी कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, ये कथन आपका सत्य। कब बना सकती है? अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत जो है वो विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो। तो केवल यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो अक्टूबर 1951 में चुनाव स्टार्ट हुआ था और 1952 में जाकर समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन में देखिए 52 दिया हुआ है, 1952। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त ना हो। और क्लास में जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब आपको प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ मिलता है बिहार पुलिस के बैच में। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके निर्वाचन में अगर कोई उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है तो समझ जाइए उसको कुल वैध मतों का 1/6 से यानी 1/6 से कम मत प्राप्त हुआ हो। ठीक है, यानी कि जितना भी मत है कुल वैध मतों का 1/6 से अगर कम मत प्राप्त होता है उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति की जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फटाफट से आंसर लगाइए। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो विपक्षी दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो याद रखिएगा 10%।
10% कुल मत का होना चाहिए, 10% वोट जो है कुल वोट का होना चाहिए, तभी वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक है, 10% का मतलब लोकसभा में 545 जैसे है। ठीक है, 545 का 10% अगर निकालते हैं तो ये लगभग में कितना आता है, तो लगभग में आता है 54.5, तो मान सकते हैं 55 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 55 सदस्य होने चाहिए, तभी विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? और देखिए जो भी साथी रेगुलर पॉलिटी क्लास कर रहे हैं, पूरा यकीन है पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस प्रकार से आपको बताते हैं डिस्कशन के साथ में, आप लोग डिस्कशन पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है 7 दिनों बाद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? लोक भागीदारी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है? तो 1952 में। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? देखिए पंचायती राज के बारे में काफ़ी बार हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया है, और भाग 9 क में किसे बताया गया, यानी भाग 9A में क्या है? नगर पालिका है। 9B में क्या है? सहकारिता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज से है कौन सा कमेटी? बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की परिकल्पना किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित और कौन कौन सी कमेटी है? तो अशोक मेहता कमेटी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पी.भी. राव समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है, पी. थुंगन समिति है। ठीक है, ये सभी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज को किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन से। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम होना चाहिए 7 सदस्य। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्राम कचहरी का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो निगरानी समिति की बात करें, इसमें एक भी सदस्य ग्राम सभा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत का एक भी सदस्य नहीं होना चाहिए निगरानी समिति में। तो वार्ड सदस्यों के द्वारा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का सदस्य है। मुखिया ये भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ठीक है, वही निगरानी समिति का गठन कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य है, और इसे 42वां संशोधन 1976 के तहत लाया गया था। ध्यान रखिएगा, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य था, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित रखता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शिक्षा का अधिकार जो है ये कब आया था? तो 2009 में इसका एक्ट आया था शिक्षा का, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो अगर आपसे पूछे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। आया कब था? 2009। आरटीआई कानून कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आया था 2005। ये सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है?
तो अभी हमने आपको बताया था 73वां जो है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नगर पालिका भाग 9 बी में है, पंचायती राज नगर पालिका आपका भाग 9 ए में है, पंचायती राज भाग 9 में है और 9 बी में क्या है, सहकारिता है। ध्यान रखिएगा, 9 बी बोले या 9 का ख, 9 ए बोले या 9 क, ठीक है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार कल हमने आपको बताया था, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है और ये आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत में आता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? और पॉलिटी का जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है डेली आंसर के साथ में, उसका डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया था अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। इसका सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था और अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आर्टिकल नंबर 263 में बताया गया है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो देखिए, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, यानी कि उपर्युक्त सभी। अच्छा, उपभोक्ता की बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? और देखिए, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत में 1 जुलाई को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। और भारत में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी जो आया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? अभी हमने आपको बताया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन में 1 अप्रैल 2010 है तो आपको यही आंसर करना है, अगर नहीं है तो 2009 भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका एक्ट जो है 2009 में ही आया था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 21A, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था? तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। FCI का स्थापना कब हुआ? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। LIC की स्थापना कब होती है? 1956 में। कल भी हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो चले साथियों, पॉलिटी का आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, 8वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब जिस भी साथी को बैच के बारे में जानकारी चाहिए अभी आप लोग क्लास को देखिए, और जिनको जानकारी है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बिहार पुलिस का बैच में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब पूरा लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है, तो सक्सेस वर्ल्ड MCQ आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उसको ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से शो होगा। तो ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं यह है बिहार पुलिस का बैच, इस पर बाय नाउ करके आप लोग बैच को ले सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले रखा है और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए। वैसे भी आपका बहुत सारा क्लास छूट गया है तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सब आपको क्लास मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएगा।